स्टूडेंट्स राधे राधे बेटा। बेटा आज हम लाइट चैप्टर क्लास 10th जो सेकंड वीडियो है इसमें हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस फॉर्मूला और फिर बाद में आपका पावर ऑफ लेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। एग्जाम टाइम पे जितना ज्यादा से ज्यादा मेरी तरफ से हेल्प हो सकती है मैं आपको हेल्प जरूर करूंगा, और आपकी हेल्प करना ही सबसे बड़ा मेरा धर्म है। ये बात भी आप लोग को पता रहना चाहिए। टीचर हमेशा स्टूडेंट्स के लिए ही डेडिकेटेड रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। बेटा सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे कि भाई मैं आपको डिफाइन बताऊंगा। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं और पढ़ भी रहे हैं, पूरे साल से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट उसी के बारे में बात करेंगे बेटा, न्यूमेरिकल बेस्ड। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है आजकल पेपर में बहुत आ रहा है, किसके बारे में बेटा? स्नेल्स लॉ से। एक क्वेश्चन आ रहा है स्नेल्स लॉ से, उसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर एंगल आई किसको लिया जाए और एंगल आर, यानी इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल किसको लिया जाए, उस चीज के बारे में मैं आपसे बता दूं। बेटा देखिए, सपोज दैट ये हमारे पास कोई ग्लास स्लैब है, ठीक है बेटा। जब लाइट यहां से एंटर करती है ऑब्लिक्यूली, तो ध्यान रखना, तो बेटा एक मीडियम होता है पहला रेयरर और दूसरा मीडियम क्या होता है? डेंसर। और ये हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। और फिर ये जब आपका डेंसर से रेयरर में जाती है तो कहाँ चली जाती है? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल चली जाती है। और ये पैरेलल सीधे रेखा जाती है बेटा, ये बिल्कुल इसके ठीक पैरेलल होती है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इस चीज को इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं बेटा इंसिडेंट रे, और इसको बोलते हैं बेटा रिफ्रैक्टेड रे। इसको बोलते हैं एंगल आई और इसको बोलते हैं एंगल आर। और फिर ये एंगल ई होता है जो एंगल ऑफ इमर्जेंस कहलाता है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं बेटा क्योंकि इसी जो आपका रिफ्रैक्शन होता है, यानी जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब मतलब बोल सकते हैं जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेती है? चेंज कर लेती है। और वो डिपेंड किस पे करता है? मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ठीक है बेटा। तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पहला जो आपका रिफ्रैक्शन का लॉ होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और दूसरा क्या होता है? दूसरा लॉ जो होता है बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हो टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल सकते हो, व्हिच इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। यानी आपका ये होता है साइन ऑफ एंगल आई, आप ये ऐसे पूरा प्रॉपर लिख सकते हो। दूसरा साइन ऑफ एंगल आर इक्वल टू एन, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। एक्चुअल में जो यहाँ एन है वो एक तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का काम करता है। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो याद रख लेना एक फॉर्मूला है हमारे पास, ये भी है साइन ऑफ एंगल आई टू द रेशियो किसका होता है? साइन ऑफ एंगल आर इक्वल टू एन, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? स्नेल्स लॉ। आजकल इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीबीएसई एग्जाम्स में, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में भी क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर भी आया था। तो मैं इस पर ही बेसिकली कमांड आपको देने जा रहा हूं कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि किसको साइन ऑफ एंगल आई लिया जाए, किसको साइन ऑफ एंगल आर लिया जाए। तो मैं आपको बता दूं बेटा, सपोज दैट ये हमारा फर्स्ट मीडियम है और जब लाइट यहां से एंटर कर रही है तो बेटा आपका मान लो सपोज ये रेयरर और ये आपका क्या है? डेंसर, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, तो ये एंगल ऑफ आई होगा और एंगल ऑफ आर। अब बेटा एक चीज याद रख लेना, जो एंगल आप इसको सॉल्व करने के लिए लोगे वो नॉर्मल पे बेस्ड होना चाहिए, ध्यान रखना, नॉर्मल पे, ना कि इधर। मैं मान लो यहाँ पर एंगल 45 लिख दिया है, 60 लिख दिया, व्हाटएवर, ये एंगल हमारे लिए कोई भी काम के लिए नहीं है। सिर्फ जो नॉर्मल पर बेस्ड होगा, जो नॉर्मल पर जिसका बेस होगा इंक्लाइन, तो यानी यहाँ एंगल आई होगा और इधर एंगल आर। इधर वाला एंगल भी हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। मान लो ये 60, 30 व्हाटएवर जो भी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें नॉर्मल वाले से बेस्ड है। और याद रख लेना, जहां से लाइट एंटर करेगी उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल लेंगे, और जब दूसरी तरफ का जो होगा उसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना। सपोज दैट अब मेरे पास ये है मीडियम,
अब ये नॉर्मल है बेटा, यहां से रे ऑफ लाइट आ रही है, इस तरह से हो गई, तो ध्यान रखना। ये आप देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है, अब ये बेटा नीचे से कहां आ रही है, ऊपर आ रही है, तो ये होगा एंगल आई और ये होगा एंगल आर, ये आपको ध्यान रखना और नॉर्मल पे बेस लेना है, ठीक है बेटा। सपोज दैट मैं एक फिगर के थ्रू आपको बता दूं कि किस तरह से इसको सॉल्व करा जाता है। चलिए नॉर्मल हमारे पास, और यहां से रे ऑफ लाइट आ रही है और इस तरह से हो गई। अब ये जो आ रही थी ये आपका 60 डिग्री बना रही है, और यहां पर जो एंगल बाहर निकल रही है तो ये कितना बना रही है, 45। तो बोला है इसका बेटा n की वैल्यू क्या होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो देखो तो यहां पर जब एंटर कर रही है तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल आई, और जहां पर जा रही है एंगल इसको क्या बोलते हैं, आर। अब बेटा एंगल आई अगर ज्यादा एंगल आर कम, तो मतलब रेयर से कहां पर एंटर कर रही है, डेंसर में। ये भी बात आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो बेटा इसमें पुट कैसे करेंगे, यहां पर sin 60 की वैल्यू रखेंगे और नीचे sin 45 की वैल्यू रखेंगे। अब sin 60 की वैल्यू हमें पता है √3/2 होता है, और sin 45 की वैल्यू √1/√2 होता है इक्वल टू n, और √2 कहां चला गया, ऊपर, तो फाइनली कितना हो गया, √6/2 इक्वल टू n। बाकी इसके रैशनलाइज करना तो आप कर लो, या वैल्यू रखना जो करना वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इस पर भी एक क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा, लेंस के साइन कन्वेंशन की बात करते हैं और फिर लेंस का क्या पढ़ते हैं, फॉर्मूला। और उससे पहले एक हमारा रह रहा है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान रखना बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम पढ़ेंगे बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, भाई डिफाइन आ गई है तो बता दो बेटा क्या होता है। इट इज द रेशियो ऑफ द लाइट ऑफ द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। एक होगा तो मीडियम और दो होता है तो मीडिया बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पेयर की बात आई। तो अगर मैं ये बोल सकते हो तो यहाँ बोल सकते हो बेटा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन क्या लिख सकते हैं, मीडियम फर्स्ट, और नीचे क्या लिखेंगे बेटा, स्पीड ऑफ लाइट यानी इन मीडियम सेकंड। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से उसको पढ़ेंगे बेटा। और कहने का मतलब अगर हमारे पास रिफ्रैक्टिव n12 का क्या मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, इस चीज को आपको ध्यान रखना। तो इस केस में आपको कैसे लिखना है बेटा, देखिए तो यहाँ पर v2 आएगा और नीचे v1, ये वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम और वेलोसिटी ऑफ किसका आएगा, फर्स्ट मीडियम। और कहता है सर n21 का मतलब व्हाट डज इट इंडिकेट, it indicate the refractive index of second medium with respect to first medium। तो इस केस में velocity of medium फर्स्ट का ऊपर आएगा, velocity of medium सेकंड का आएगा, मतलब जो सेकंड को कहां आएगा, नीचे आएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसकी वेलोसिटी ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा उसकी वेलोसिटी, मतलब जिसका निकालते उसकी वेलोसिटी नीचे। एक्चुअली में बेटा अगर मैं कहता हूं, देखिए अगर ये मान लीजिए एयर है और ये आपका क्या है, ग्लास है, तो याद रख लेना अगर एयर और ग्लास एक मीडियम का इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो दूसरे मीडियम को आपको निकालने के लिए बस उसका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, उसका अपोजिट कर देना है। मैं आपको बता दूं कैसे रेसिप्रोकल होता है। जैसे n12 का मतलब इसका रेसिप्रोकल मतलब कितना हो जाएगा आपका 2n। अब देखिए दोनों वैल्यू इक्वल ही है, कैसे इक्वल है, अभी मैंने बताया इसको ओपन करूंगा तो आपका कितना हो जाएगा बेटा v2/v1, और ये अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा v1/v2, और ये कहां चला जाएगा ऊपर, तो v2/v1 और v2/v1, ये फिर आपका आ जाता है। तो आजकल इसमें भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है, बोलेगा कि जब भी रेयर से ग्लास में एंटर कर रही है लाइट तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो बताइए कि ग्लास से जब एयर में जाएगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो कुछ नहीं करना है, उसका रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। 1/, उसको रख के फिर आपको मतलब सपोज दैट 4/5 है तो वापस से कितना हो जाएगा 5/4, बस इस करना है और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और उसी पर क्वेश्चन आता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और मैं आज डायमंड के बारे में बात करने वाला हूँ, और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो एसआई यूनिट, इसकी कोई भी एसआई यूनिट नहीं होती है। क्यों,
क्योंकि यहाँ भी स्पीड है, यहाँ भी स्पीड है, तो जो आपकी ऐसा यूनिट होती है दोनों ही क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये बेसिकली ये छोटा सा था, कभी कभी पूछ लेता है इसमें, और इसमें भी न्यूमेरिकल करवाऊंगा 2-3, उसमें ज्यादा आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए बेटा, अब आता है बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या आपको लिखना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसमें एक मीडियम आपका ऑलवेज क्या रहेगा, फिक्स, दैट इज क्या, स्पीड ऑफ लाइट, या बोल सकते हो इन एयर और वैक्यूम। अच्छा, एयर और वैक्यूम क्यों बोला जाता है, पहले तो हम इसको देखेंगे बेटा। ये एयर और वैक्यूम क्यों बोला जाता है, सबसे पहले इसको हम देखेंगे बेटा, एयर और वैक्यूम क्यों। देखिए, अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले रखते हैं एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 0.003, और स्पीड ऑफ लाइट आप लोग को पता होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बेटा अगर मैं इसमें 1 से इसका मल्टीप्लाई कर दूं एयर का, तो मेरे हिसाब से राउंड ऑफ करके जो वैल्यू आएगी बेटा, वो 1 से किसी चीज में मल्टीप्लाई करने से आपकी वैल्यू उतनी ही रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही कंसीडर किया जाता है बेटा, ठीक है ना। और मेन है जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42 होता है, और उसके बाद एल्कोहल का भी है, वाटर का कितना होता है 1.33, इस तरह से बहुत है। केरोसिन का क्या होता है 1.36। तो ये बहुत सारे टेबल ये आपको लर्न करना है, इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन ये भी आ जाता है। अभी बेटा मैं भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ी देर में बता रहा हूँ। अब देखो जरा, अब पहले इसको कर दिया, जैसे अब आपका है जैसे एक मीडियम ए है, एक मीडियम बी और एक मीडियम क्या है सी है। सपोज दैट ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 है और बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 है और सी का रिफ्रैक्टिव 1.33 है। तो इसमें आपसे पूछ सकता है किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। तो मैं आपको बता दूं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट एक दूसरे के कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का ज्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज्यादा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। तो यानी अगर इसमें कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसमें है, बी का। तो बी में स्पीड ऑफ लाइट सबसे क्या होगी, स्लोएस्ट होगी, और सी में सबसे ज्यादा क्या होगी, हाई होगी, यानी ग्रेटर होगी, और उसके बाद किसमें होगी, ए में होगी। तो अगर इसको अरेंज करने के लिए आता है तो पहले अगर मान लो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट किसमें होगी, सी में, फिर बी में, फिर मतलब सबसे ज्यादा इसमें होगी, फिर ए में होगी, फिर पी, मतलब सबसे ज्यादा सी में होगी, उससे कम ए में, और सबसे कम किसमें होगी, बी में। तो मैं इसको अगर अरेंज करता हूं तो पहले बी लिखोगे, फिर ए लिखोगे, फिर सी लिखोगे। इसमें सबसे फास्टेस्ट, फिर उससे कम और सबसे कम। ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, देखो बेटा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है बेटा। तो इसमें इसका जो फॉर्मूला होता है n = c/v, ठीक है बेटा। ये क्या बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। इसीलिए एयर और वैक्यूम को ऊपर रखें, v का रखें नीचे n। n क्या है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। c क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट, क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट, और जो कांस्टेंट वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इस चीज को आप क्या ध्यान रखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, और इट हैज नो एसआई यूनिट, क्योंकि इसका भी मीटर पर सेकंड, इसका भी मीटर पर सेकंड, दोनों ही क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। चलिए तो इस पे क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। सपोज दैट
एक इक्वेशन हमारे पास आता है बेटा, क्या ये आपको मैं बता दूं बेटा, इक्वेशन आता है हमारे पास कि इफ बोल सकते हो या बोल सकते हो कि व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.50, कितना है 1.50। देन आपसे पूछ सकता है बेटा कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ध्यान रखना, तो जब एयर से ग्लास में जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी n की वैल्यू 1.50 है, तो हमें v निकालना है, vg द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में, और c की वैल्यू कांस्टेंट है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अभी जब मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो उसमें भी ये दोबारा क्वेश्चन करवाऊंगा, बट अभी जस्ट मैं आपको एक प्रैक्टिकल दे रहा हूं। तो n = c/v, हमें v निकालना है, तो c अपॉन कितना हो जाएगा आपका v n आ जाएगा। तो बेटा c की वैल्यू 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड और इसकी वैल्यू 1.5। अब पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2 जीरो चला जाएगा, तो 3 × 100 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, नीचे कितना हो गया 150, यानी 300 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड अपॉन, तो इसको करके कितना हो जाएगा 2, तो 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका होगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो अभी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हम कवर करेंगे, और एक जो आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पर ट्रेंडिंग है वो पूछा जाता है बेटा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज आपका 2.42, व्हाट डज इट इंडिकेट। आजकल सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या है। तो बहुत बच्चे कह देते हैं कि भाई ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का सबसे ज्यादा होता है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे स्लोएस्ट होती है, लेकिन अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे एक्सप्लेन करना है बेटा। तो आपको ये तो आपको गिवन है, ये गिवन है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड आपका 2.42 और स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है, और जो आपका vd हमें स्पीड ऑफ लाइट, पहले हमें स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड निकाल के दिखाना पड़ेगा कि ये सबसे स्लोएस्ट है। तो देखिए भाई यूज करते हैं बेटा, n = c/v, तो हमें vd निकालना है डायमंड को, तो n/c, तो 3 आपका कितना हो जाएगा 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, और नीचे 2.42। जैसे ये पॉइंट हटेगा ऊपर 300 हो जाएगा और 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर 242, इसको कट जब करेंगे तो 1.23 आ जाएगा, 1.23 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये आपको दिखाना पड़ेगा। फिर उसके बाद लिखेंगे which means that the speed of light in diamond is slowest as compared to any medium, तब आपको परफेक्टली 2 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो ये रहा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और अभी क्वेश्चन लेके डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लेंस के बारे में पढ़ते हैं। लेंस का सबसे पहले साइन कन्वेंशन बहुत आसान है, जिसको मिरर का आता है सेम वैसे लेंस है, बस 2-3 चीज का फर्क है, बाकी और किसी भी चीज का फर्क नहीं है। तो देखिए बेटा हम चलते हैं लेंस के साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ते हैं। तो लेंस में सबसे पहला जो हमारा है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है बेटा, आपको यही दोनों बता दूंगा, और दूसरी तरफ हमारा है बेटा कॉनकेव लेंस। क्या बेटा, कॉनकेव लेंस, ठीक है बेटा। तो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो किस तरह से बनता है, ये देखिए, ये हमारा है ऑप्टिकल सेंटर। मैं इसी से तुरंत आपको साइन कन्वेंशन बताऊंगा, क्योंकि देखो एग्जाम टाइम पे हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि पूरा एक्सप्लेन करके पढ़े। तो बेटा आपको पता है ये ऑप्टिकल सेंटर है, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर हमने कोई रखा है, और यहाँ पर आपका कितना हो गया बेटा फोकस 1 और 2f1, और ये आपका कितना बेटा f2, और ये आपका 2f2, दैट इज क्लियर। तो ये तो यहीं से फोकस होके जाएगा। फिर जो भी आपका ये बनता है बेटा इस तरह से आपका एक्चुअल में बेटा इन दोनों के काम बनेगा, इसके मतलब ये जो f2 पर रखे तो इसके नीचे ही बनेगी इमेज, वो आप स्केल से बनाना तो यहीं पर आएगा, ठीक है बेटा। बस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो जो HO होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, और हाइट ऑफ इमेज रियल और वर्चुअल, 2 केस बनते हैं। जैसे इसका मैं अगर बना दूं तो इसका जो दोनों इमेज बनता है वो दोनों इसी साइड बनता है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये f2 है,
और 2f2 है बेटा, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा, f1 है, 2f1 है, ठीक है। सपोज दैट इसमें तो कोई होता नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास है, तो ये तो क्या होगा, डाइवर्स हो जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पर मीट होगा, ठीक है बेटा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना। और जो यहाँ पे ऐसे जाएगा तो यहाँ पर, यानी जो इस साइड इमेज बनती है, इस साइड बनती है, तो अपीयर टू मीट है बेटा। ये अपीयर टू मीट वाली इमेज है, जो आपको इस चीज को आपको ध्यान रखना। तो जो इस केस में रियल इमेज बनती है वो नेगेटिव होती है, और जो वर्चुअल इमेज बनती है वो कैसी बनती है, पॉजिटिव। ये फर्क है। वहां पर रियल नेगेटिव था, वहां पर मतलब वहां पर रियल क्या था, नेगेटिव था, और वर्चुअल क्या था, पॉजिटिव। यहां भी सेम ही है, रियल कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, वर्चुअल कैसा रहेगा, पॉजिटिव। बट आपकी इमेज की डिस्टेंस नहीं, इमेज की हाइट, ये ध्यान रखना आपको, बस यही फर्क है। वहां पर आपका हमारे पास क्या था बेटा, हाइट भी नेगेटिव था, डिस्टेंस भी नेगेटिव था। लेकिन यहां पर जो होगा बेटा, हाइट नेगेटिव होगा, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा। तो देखिए क्यों, अगर मैं इसको कार्टेशियन प्लेन बनाता हूं तो बेटा जी ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो इमेज बनेगी नीचे की साइड, और ये मान लीजिए सपोज दैट ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने मान लिया x और y, तो बेटा x की वैल्यू तो क्या रहेगी, पॉजिटिव, लेकिन जो परपेंडिकुलर है y की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो नेगेटिव होगी, लेकिन बेटा डिस्टेंस जो होगी वो आपकी पॉजिटिव होगी। बस फर्क ये है, सेम यहां पर हाइट ऑफ इमेज कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, लेकिन हाइट और डिस्टेंस ऑफ इमेज कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ये आपको समझाने की कोशिश में करना चाह रहा था कि भाई आप इसमें लिखोगे कैसे। देखो इस जिस बच्चे को क्वाड्रेंट का यूज पता है वो कभी गलती नहीं करेगा, इस चीज को ध्यान रखना। तो इसके 5 केस में हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव रहेगी, छठा केस क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इसकी इमेज की डिस्टेंस क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो देखिए पहला जो ऑब्जेक्ट लेंगे बेटा, ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो लेंगे बेटा यानी u, वो आपका क्या लेंगे, ऑलवेज नेगेटिव। मैंने कहा था ना, चाहे वो लेंस हो या मिरर, वो ऑलवेज क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। और दूसरे केस में जो आपका है बेटा इमेज की डिस्टेंस, यानी डायरेक्ट मैं v लिख रहा हूं। अब ये 2 केस है, यहां पर रियल का जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो वर्चुअल होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, यानी इमेज डिस्टेंस। क्लियर है। और तीसरा जो होता है फोकल लेंथ, क्या होता है, फोकल लेंथ जो बेटा आपका, फोकल लेंथ आपका ध्यान से रखना है, फोकल लेंथ आपका मैंने आपको पहले ही बता रखा, चाहे कोई लेंस हो या कोई मिरर हो, कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स का क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये आपको रटने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर ये कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स होगा तो क्या लेकर चलना है, इसको पॉजिटिव, और बेटा अगर कॉनकेव होगा तो इसको क्या लेके चलना है, नेगेटिव लेके चलना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आती है हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज में बेटा रियल के केस में नेगेटिव लेके चलना है, ध्यान से रखना। और जब वर्चुअल होगा तो क्या लेके चलना है बेटा, पॉजिटिव लेके चलना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना, बस यही 2 फर्क है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मेरी हाइट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। मैं अगर ऑब्जेक्ट हूं, चाहे मैं लेंस के सामने खड़ा हो जाऊं या मिरर के सामने, कभी नेगेटिव नहीं होगा। बस ये 2 चीज का फर्क है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो इसके हम फॉर्मूला के बारे में पढ़ते हैं, किस तरह से फॉर्मूला देखा जाता है। ये एक तरह से मैं आपको शॉर्ट नोट्स बता रहा हूं कि किस तरह से आप न्यूमेरिकल बेस को पहले अपने दिमाग के अंदर फीड कर सकते हैं, किसको पॉजिटिव लेना, किसको नेगेटिव। चलिए तो हमारे पास सबसे पहला होगा गया बेटा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला कैसे करते हैं आपको पता है, 1/f = 1/v - 1/u। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। मिरर के केस में आप पॉजिटिव होता है, लेकिन लेंस के केस में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो f क्या है बेटा, f जो है आपका फोकल लेंथ है, और v क्या है बेटा, आपको बता दिया मैंने, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और u क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस चीज को आपको ध्यान रखना। ये सारी चीजें आपकी ली जाती है कहां से, चाहे लेंस हो या मिरर से डिस्टेंस की। तो बेटा इसकी मैग्निफिकेशन क्या है, इस चीज को, इसकी मैग्निफिकेशन
आपका आ जाता है v अपॉन u, और हाइट के रिस्पेक्ट में भी देखोगे तो कितना होगा h i अपॉन h o, दोनों को मिला दिया जाए तो v अपॉन आपका कितना हो जाएगा बेटा h i अपॉन h o v अपॉन u, तो h i अपॉन h o v अपॉन u ये आपका है। क्लियर है बेटा बेसिकली मैग्नीफिकेशन। तो लेंस के केस में नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, मिरर के केस में आप पॉजिटिव होता तो यहाँ नेगेटिव होता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना। अब इसका भी आपको मैं बता दूं कि रियल के केस में आप इसका मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव कैसे निकाला जाता है। तो रियल इमेज के लिए अगर मैं मैग्नीफिकेशन देखूंगा तो बेटा रियल इमेज के लिए सबसे पहले v अपॉन u, मैंने आपको बताया था रियल के केस में जो v होता है वो क्या होता है पॉजिटिव, यानी हाइट ऑफ इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, लेकिन u कैसा होता है नेगेटिव होता है। तो जो m है वो आपका कितना हो जाएगा v माइनस u, तो फाइनली ये कैसा आ गया बेटा नेगेटिव आ गया। सिमिलरली यानी हाइट ऑफ इमेज, मैंने कहा रियल की हाइट ऑफ इमेज अभी बताया था कैसा होता है नेगेटिव होता है, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होता है पॉजिटिव। तो इस केस से अगर भी चेक करना चाहते हो h i अपॉन h o तो ये नेगेटिव, तो बताओ। तो मैंने आपको कल ही बताया था बेटा चाहे कोई लेंस हो या कोई मिरर हो, जो रियल का मैग्नीफिकेशन होगा उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, और वर्चुअल के केस में आपको दिखा दूं क्या होता है पॉजिटिव होता है। कैसे? तो m इक्वल टू v अपॉन, मैंने कहा था वर्चुअल का जो ये होगा वो कैसा होगा नेगेटिव होगा, और u तो ऑलवेज कैसा होता है नेगेटिव। तो m इक्वल टू माइनस v और माइनस u, तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी क्या आ जाएगा बेटा पॉजिटिव। सिमिलरली h i उसका क्या होगा पॉजिटिव और h वो भी पॉजिटिव, तो इसीलिए ये भी कैसा होता है पॉजिटिव। तो वर्चुअल के केस में मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है और रियल के केस में मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बट अब एक समझना है सेम वही कि अगर मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 होगा तो कैसा होगा डिमिनिश इमेज, और इक्वल टू 1 होगा तो कैसा होगा बेटा सेम साइज, और ग्रेटर देन 1 होगा तो बेटा g कैसा होगा इनलार्ज्ड होगा या हाईली इनलार्ज आप बोल सकते, कोई इशू नहीं है। अब फर्क ये आता है कि किसकी वैल्यू +1 से बड़ी होती है, यानी 1 से किसकी वैल्यू बड़ी होती है, 1 से किसकी वैल्यू छोटी। देखो जो दोनों कॉन्केव लेंस हैं उन दोनों का मैग्नीफिकेशन आपको पता है, आप जब क्या होता है रे डायग्राम में पढ़ेंगे तो दोनों केस में जो इमेज बनती है वो हाईली डिमिनिश बनती है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना। एक पहला केस हाईली डिमिनिश और दूसरा डिमिनिश, मतलब दोनों 1 से छोटी होती हैं, तो उसका जो मैग्नीफिकेशन होगा वो लेस देन 1 होगा, और वैल्यू दोनों ही क्या आएंगी पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी। लेकिन जो आप कॉन्वेक्स पढ़ेंगे उनमें आपका लेस देन भी 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, और आपका क्या आएगा इक्वल टू 1, तो वो तीनों वेरी करेगा, उसके लिए वो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। और याद रखना कि +1 अगर किसी +1 से बड़ी अगर मैग्नीफिकेशन जो आ रही है बेटा, तो लास्ट केस किसका होगा बेटा आपको पता होना चाहिए, लास्ट केस किसका होगा कॉन्वेक्स का, जो आपकी कैसी इमेज बनाएगी वर्चुअल, और कैसी होती है इनलार्ज होती है। तो ये रहा आपका कुछ आपका लेंस फॉर्मूला के ऊपर, किसका रियल लिया जाता है, मतलब किसका रियल होता है, किसका वर्चुअल होता है, किसका पॉजिटिव लिया जाता है, किसका नेगेटिव लिया जाता है। लास्ट में हमारा है बेटा आपका लेंस फॉर्मूला, इस चीज को आपको ध्यान रखना बेटा। लेंस फॉर्मूला को पहले हम देखेंगे, उसके बाद आगे कुछ देखते हैं, फिर अगली क्लास से अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैं जितना ज्यादा कोशिश कर रहा हूं कि आपको जल्दी से चीजें रिकैप हो जाएं, क्लियर है। अगर बेटा मैं अगर जल्दी नहीं पढ़ा पाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो खींचेगी, इसलिए मैं आपको जल्दी से रिकैप करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा चीज आपको समझ में आ जाए कम समय में। अब आता है बेटा पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज क्या बोलते हैं द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है बेटा, ऑफ बोल सकते हैं लेंस, या बोल सकते हो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। तो यानी आपका पावर ऑफ लेंस कितना होता है 1/f, 1/f, f जब मीटर में होगा तो 1/f, बट अगर इफ f किस में होगा सेंटीमीटर तो p इक्वल टू 100/f। फर्स्टली इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो एक फॉर्मूला है पावर ऑफ लेंस का p इक्वल टू 1/f, जब मीटर में होगा तो ऊपर 1 रखेंगे, जब अगर f सेंटीमीटर में होगा तो पहले उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर में कन्वर्ट
करेंगे, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है बेटा, ठीक है। और इसके असाइनमेंट सबको पता होती है, आपको पता होगी क्या होती है, डायोप्टर होती है या पर मीटर। इस चीज को आपको या तो डायोप्टर लिख सकते हो बेटा, डायोप्टर यानी कैपिटल डी, या पर मीटर भी लिख सकते हो। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, या ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 1/पर मीटर। तो आप किसी तरह से डायोप्टर या पर मीटर आप लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी हमें कमांड सिर्फ किस पे करना, फॉर्मूलास पे करना, ठीक है। और उसकी असाइनमेंट तो हमने बता दिया। चलिए अब इसमें भी दो चीज होती है, कौन सा कन्वर्जिंग लेंस होता है, कौन सा डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो आपको पता है कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग होगा और कॉनकेव डाइवर्जिंग होगा। जो कन्वर्जिंग लेंस होगा उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, तो उसका पावर भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और जो डाइवर्जिंग है जैसे कॉनकेव है, उसका डाइवर्जिंग का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो इसकी पावर भी नेगेटिव होती है। यानी नेगेटिव पावर वाले जितने भी होते हैं वो आपके कॉनकेव लेंस वाले होते हैं, और वो किसको सही करने के लिए यूज किया जाता है, मायोपिया को। और जितने पॉजिटिव लेंस वाले होते हैं वो हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए होते हैं, और बेसिकली वो कौन होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं। वो हम चैप्टर 11 में डिस्कस करेंगे। बस मैंने बता दिया कि कॉनकेव की जो फोकल लेंथ होती है वो आपकी नेगेटिव होती है, इसलिए उसका पावर क्या होता है, नेगेटिव होता है। और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसलिए उसकी पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और आजकल एक आ रहा है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें कुछ है नहीं। बेसिकली इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, जो कॉम्बिनेशन में आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में बेसिकली जब बहुत सारे पावर्स, कोई थिन होगा कोई थिक होगा, एक साथ कंबाइन होता है, तो उसको फिर उसके कॉम्बिनेशन का पावर कैसे निकाला जाता है और फिर उसका फोकल लेंथ कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। देखो बहुत सारे लेट पावर P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, सपोज दैट। अब इनका कॉम्बिनेशन निकालूंगा तो क्या हो गया, P1 प्लस P2 प्लस P3 P4 डैश डैश, एनीथिंग ले सकते हो। और इसको 1/f1 1/f2 1/f3 और 1/f4 ऐसे भी लिख सकते हो। तो यही होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। सपोज दैट मैंने एक लेंस लिया जो आपका बेटा थिन लेंस बोल सकते हो या थिक लेंस, जो भी बोल सकते हो। एक की जो पावर है हमारे पास कितनी है, प्लस 12.5 डायोप्टर। मैंने कहा ठीक है सर। और आपका एक हमारे पास है P2 है और उसका 2.5 डायोप्टर है, जो कि कैसा है, माइनस का। तो इसका कॉम्बिनेशन निकालना है, तो कुछ करना नहीं, P = P1 प्लस P2। तो 12.5 प्लस है और यहाँ पर क्या होगा, माइनस। तो P = कितना हो जाएगा बेटा, ये प्लस माइनस क्या कर देगा इसको, माइनस 12.5 माइनस 2.5, तो कितना हो जाएगा 10 डायोप्टर। और बोलेगा इस कॉम्बिनेशन का आपका फोकल लेंथ क्या होगा, तो फोकल लेंथ निकालने का P = 1/f और F = 1/p, तो F = 1/10 यानी 0.1 मीटर। और इस मीटर को किस में कन्वर्ट कर दो, सेंटीमीटर में, थोड़ा सा ठीक लगेगा, तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इस चीज को आपको ध्यान रखना। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन में भी आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वही मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। तो प्यारे बच्चों ये वीडियो जरूर देखें, आपको बहुत कुछ इसमें चीजें समझ में आ जाएगी छोटी सी वीडियो में, कि किस तरह से किसका आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव लिया जाता है, किसका नेगेटिव, और रियल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, व्हाटएवर जो मैंने आपको बताया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। और आगे वाली वीडियो में सारे न्यूमेरिकल्स रहेंगे और हाई क्लास न्यूमेरिकल रहेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और आते हैं। ठीक है बेटा, तब के सभी बच्चों को राधे राधे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर भेजें, कि ताकि इस लास्ट टाइम एग्जाम में सभी बच्चों की हेल्प हो सके। राधे राधे।